Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture. And आज का जो हमारा टॉपिक है that is explanation of Heisenberg's uncertainty principle. हमने हमारे previous lectures में Heisenberg's uncertainty principle को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो आज हम उसकी explanation देंगे. ठीक है, क्यों हम simultaneously velocity and position of the electron को simultaneously measure नहीं कर सकते with absolute accuracy. हम एक्यूरेटली अगर हमने पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन पता लगा दी तो हम एक्यूरेटली उसकी वेलोसिटी नहीं पता लगा सकते. अगर हमने एक्यूरेट उसकी वेलोसिटी का पता लगा दिया, साइमल्टेनियसली हम उसकी एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता लगा सकते. ठीक है, दैट इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो अगर हमने किसी भी चीज को देखना होता है तो जब उस चीज पे जो है लाइट पड़ जाती है एंड वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारे आंख पे पड़ती है, तब जाके हम इस चीज को देख सकते हैं. इसी तरह से अगर हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी को पता लगाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन जो है हमें उसके ऊपर लाइट ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट डालनी होगी. ठीक है, तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड दैट इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन को, इस पाथ को इलेक्ट्रॉन ने फॉलो करना है. ठीक है, ये पाथ जो है इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना है, दैट्स व्हाई दिस पाथ इज ओरिजिनल पाथ. ठीक है, एंड अब इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है, उसकी पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी को पता लगाना है हमें, तो हमें इस पे इंसिडेंट रेडिएशन डालनी होगी. तो हमने यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन पे डाली है ताकि हम इसकी पोजीशन एंड इसकी वेलोसिटी को पता लगाएं. इंसिडेंट रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी तब जाके यहां से रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आएगी. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. ठीक है, और हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी को बता सकते हैं. फिर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी को बता सकते हैं. तो यहां पे क्या है कि ऑप्टिक्स का उसूल है, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, कि अगर हमने किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताना है विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. ठीक है, अगर हमने किसी पार्टिकल की एक्यूरेट पोजीशन बतानी है तो हमें जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. हमने कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज की है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. ठीक है, एंड इसलिए हम इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. ठीक है, तो अब अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन बतानी है तो हम शॉर्टर वेवलेंथ जो है उसको यूज करेंगे, बिकॉज शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है उससे हम पार्टिकल की एक्यूरेट पोजीशन बता सकते हैं. ठीक है, दैट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट और द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगानी है तो सबसे बेहतर रहेगा कि हम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करें. ठीक है, तो जब हम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट इस पे स्ट्राइक करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विल बी हायर. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर फ्रीक्वेंसी अब द रेडिएशन जो है बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन विल बी हाई. ठीक है, तो अगर हम यहां पे लाइट यूज कर रहे हैं एंड लाइट इज मेड अप ऑफ डेफिनेट या स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन. ठीक है, तो अगर फोटॉन जो है, फोटॉन की जो हमने शॉर्टर वेवलेंथ यूज की है उसकी वेवलेंथ अगर कम है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल बी हाई. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ द लाइट और एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स विल बी लार्जर. ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगी. एंड जब हम हाई एनर्जी फोटॉन्स को इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे इन ऑर्डर टू नो इट इज पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो होता क्या है, ये उस एनर्जी ऑफ द फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी ऑफ द फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट फॉलोज ए न्यू पाथ एंड वेलोसिटी.
जब ये उस हाईली एनर्जेटिक फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इट्स डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी चेंजेस। अब जो हमारा अटेम्प्ट था इसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी पता लगाने की, वो फेल हो जाता है। हम उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी को पता नहीं लगा पाते बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ द फोटॉन एंड इट्स direction of moment as well as velocity change and it follows a new path and new velocity। ठीक है, तो जो हम देखना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है इस पाथ में, वो हम पता नहीं लगा सकते, एंड इसकी वेलोसिटी क्या है जब ये इस पाथ में ओरिजिनल पाथ पे जब ये मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या है वो भी हम पता नहीं लगा सकते बिकॉज इसकी जो पाथ है, जो इसकी पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है बाय यूजिंग द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। अब दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, तो हम बोलेंगे इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस बिकॉज इट्स वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, तो अब अगर हमने लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ अगर हमने यूज की, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज लार्जर, इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी स्मॉलर, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम होगी और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब इसके पास एनर्जी कम है, जब हम लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को इस पे स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन पे तो इसके पास बहुत कम एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा मोमेंटम पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा इसका पाथ जो है वो चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो हम शॉर्ट में बोलेंगे कि मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसका मास तो कांस्टेंट है, हम बोलेंगे जो मोमेंटम है दैट्स नॉट अफेक्टेड, वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है हम, लेकिन ये जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन है, हम इसकी वजह से पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रिसाइजली बता सकते हैं। ठीक है, हम इनको एक्यूरेटली पता नहीं लगा सकते, हम इनको प्रिसाइजली बता सकते हैं, हाँ वो यहां पे हो सकता है। ठीक है, शायद की बात आ रही है, ठीक, लेकिन अगर हमने शॉर्टर वेवलेंथ यूज की, हम उसकी वजह से पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन उन हाईली एनर्जेटिक फोटॉन उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक अलग पाथ आज बन जाता है जहां से ये मूव करता है एंड इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो हम ना तो बाय यूजिंग शॉर्टर वेवलेंथ से हम ना तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी बता सकते हैं एंड ना ही हम लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर हम यूज करेंगे उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसका क्या असर पड़ा जब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तो इसका बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे क्या असर पड़ा। ठीक है, सबसे पहले जो बोहर था इसने अपने मॉडल में बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट ऑर्बिट्स, इन डेफिनिट पाथ्स, और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन जो है दे फॉलो अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस एंड इस फिक्स्ड पाथ को बोहर ने बोला था ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन और एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनिट वेलोसिटी, इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, ठीक है, एज वेल एज दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनिट वेलोसिटी। इसने दोनों चीजें बताई थी कि ये इस पाथ पे ट्रेवल करते हैं, ये इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये इनकी एक फिक्स्ड जो है पाथ होता है जिसपे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इनकी डेफिनेट वेलोसिटी होती है। तो बोहर ने दोनों चीजें बताई थी। ठीक है,
एट द सेम टाइम पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसने एक पर्टिकुलर पाथ बताया था कि इसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा, एंड इनकी डेफिनेट वेलोसिटी भी बताई थी, ठीक है, इनकी डेफिनेट वेलोसिटी भी होती है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा नहीं मानता है। वो बोलता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी है तो आप साइमल्टेनियसली उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते हो विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ठीक है। तो अगर आपने उनकी वेलोसिटी बता दी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप साइमल्टेनियसली उनकी पोजीशन नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो फिर इस कॉन्सेप्ट को जो है ये वैलिड नहीं था कि बोहर ने दोनों बता दिए कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ। उस फिक्स्ड पाथ का बोहर ने नाम दिया था ऑर्बिट विद डेफिनिट वेलोसिटी, ठीक है, एंड सर्टेन एनर्जी, ठीक। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने के बाद इस कॉन्सेप्ट को ये नो मोर टेनेबल था, मतलब इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर बोला गया कि ऑर्बिट नहीं, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, एक एरिया होता है, एक रीजन होता है न्यूक्लियस के बाहर जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हम यहां पे किसी पाथ की बात नहीं कर रहे हैं। जो बोहर था उसने बिल्कुल एग्जैक्टली बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ से चलेगा, उसके एक फिक्स्ड रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का एक फिक्स्ड रास्ता होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम उसने ये भी बताया था कि इनकी एक डेफिनेट वेलोसिटी होती है। लेकिन जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो फिर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं करता। हाँ, न्यूक्लियस के बाहर एक स्पेस होती है, एक रीजन होता है, 3 डायमेंशनल रीजन होता है, जहां पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक या डेफिनेट एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। एंड दिस जो इस रीजन है या जो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, इसका नाम दिया गया था ऑर्बिटल। सो ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया और वहां पे ऑर्बिटल का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्बिटल क्या होता है। द स्पेस और 3 डायमेंशनल रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, where probability of finding an electron इज मैक्सिमम। उसने बोला कि हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है और उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी होती है। नहीं, हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एक रीजन होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत मैक्सिमम होते हैं, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और यहां पे हम किसी पर्टिकुलर पाथ की फॉलो नहीं, पाथ जो है, कोई पर्टिकुलर पाथ जो है इलेक्ट्रॉन का नहीं बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये एक रीजन है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। दिस इज द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड आपने इन ऑर्बिटल्स का सुना होगा, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ठीक है। तो s जो होता है उसकी शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, p ऑर्बिटल जो होता है डम्बल शेप्ड होता है, d ऑर्बिटल जो है डबल डम्बल शेप्ड है, ठीक है। एंड जो ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम हमारे 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। शेल जो ऑर्बिट इसने बताया था उसको हम शेल बोलते हैं, द मेन एनर्जी शेल, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन्स। ऑर्बिट जो है इसकी शेप सर्कुलर हो सकती है,
और इट कैन बी इलिप्टिकल। लेकिन ऑर्बिटल जो होता है इसकी डिफरेंट शेप्स होती है। जैसे मैंने बताया कि एस जो है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एस जो है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एंड पी जो होता है इट इज डम्बल शेपर्ड, पी जो है इट इज डम्बल शेपर्ड, डी जो है इट इज डबल डम्बल शेपर्ड। ठीक है, एंड जो ऑर्बिट है ये हमें एक पर्टिकुलर पाथ बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ से रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस विद डेफिनिट वेलोसिटी के साथ। लेकिन ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है कि अगर आपने एट द साइमल्टेनियसली अगर आपने पोजीशन बताई सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन की, आप उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। लेकिन ये हमें दोनों बता रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्बिटल है ये जो है ये हमें कोई पाथ इलेक्ट्रॉन का नहीं बता रहा है। ये खाली हमें बताता है कि न्यूक्लियस के बाहर एक रीजन है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये हमें कोई पाथ नहीं बता रहा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल।